कैरेक्टर्स, द फिलॉसफी आर अमेजिंग। और इसका जो मेन कैरेक्टर है फेंग वैन, वो इतना ज्यादा फेमस है कि तुमने चाहे इस मानवा का नाम सुना हो या ना हो, तुमने फेंग वैन का नाम जरूर सुना होगा। मैंने पहले ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं देखा जिसकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है। सिर्फ नॉवल पढ़कर उसके कैरेक्टर को जानकर लोग इसके फैन बने हैं। इसका इम्पैक्ट देख रहे हो तुम, और वो इसलिए भी बिकॉज इसका ऑरा, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इसकी फिलॉसफी सब टॉप नॉच है। और ऊपर से इसके कोट सुनकर तुम्हें गूज बम्स आ जाएंगे। आई हैड वंस स्क्रीम्ड, ग्रेजुअली I had lost my voice. I had once cried. Gradually, I lost my tears. I had once grieved. Gradually, I became able to withstand everything. I had once rejoiced. Gradually, I became unmoved by the world. ये सुनकर तुम्हें पता चल गया होगा कि this guy is something else. अब इसका प्लॉट क्या है? जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो द वर्ल्ड ऑफ गू में आ जाता है। वो वाला गू नहीं, जहाँ शुरू के कुछ साल इसके बहुत ज्यादा स्ट्रगल में जाते हैं, लेकिन उसके कुछ आगे के सालों में ये बहुत खूंखार बन जाता है और बहुत पावरफुल बनकर सब पर राज करता है। लेकिन फिर एक दिन इसके अपोनेंट्स आकर इसे घेर लेते हैं और ना चाहते हुए इसे बचने के लिए स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का यूज करना पड़ता है, जिसकी यूज से वो 500 साल पीछे पास्ट में आ जाता है और एक तरह से इसने अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर दी है। एंड नाउ वो फिर से जिंदगी जिएगा और अपना गोल अचीव करेगा। और हाँ, एक और बात, ही इज नॉट योर टिपिकल प्रोटैगनिस्ट, ही इज वेरी डिफरेंट। ही इज नॉट गुड एंड काइंड, he is cruel and evil, very evil. If you think Eren and Light was an anti-hero, then Fang Wen तो भैया उनसे भी एक कदम आगे है। He doesn't care about anyone, he just care about himself. और इसे कोई जस्टिस की मूर्ति नहीं बनना और ना ही दुनिया को बचाना है। इसे बस अपना गोल अचीव करना है और उसके लिए ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। अब जो ये वेब नॉवल है ये भी बहुत टॉप की है। इसे भी गोट का दर्जा दिया जाता है एंड कुछ फैंस का ये भी मानना है कि ये रेवरेंड इंसैनिटी से भी बेहतर है। इसका प्लॉट भी वैसे ही है सिकाई वाला। हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है जो मिंगरोई, वो एक दूसरे विक्टोरियन एरा वर्ल्ड में आ चुका है एज क्लेन मोरेटी। बट द स्पेशल थिंग अबाउट दिस सीरीज, ये काफी डिटेल में हमें हर एक चीज दिखाता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग काफी कॉम्प्लेक्स और खतरनाक है एंड तुम देखकर ही बता सकते हो क्योंकि इसके ऑथर ने इसे अच्छे से रिसर्च करके बनाया है। जैसे एरा की राइटर ने बात की है, उन्होंने उसे हमें एक एक डिटेल के साथ वैसे ही एग्जैक्टली पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, जिससे कि स्टोरी काफी रियलिस्टिक भी लगती है। इसके कैरेक्टर्स भी काफी अच्छे से डिटेल में लिखे गए हैं, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो या साइड कैरेक्टर। बात करें इसके पावर सिस्टम की तो उसमें भी काफी अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है। पोशंस का इसमें मेनली यूज होता है, बट सबसे बड़ी पावर इसमें नॉलेज है। इफ तुम उस पोशन को सही वक्त पे सही जगह पर यूज नहीं कर पाए तो चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, तुम उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। दैट्स व्हाई नॉलेज इधर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड इसकी फाइट में हमें हाथापाई के साथ साथ दिमाग का खेल भी देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज जो ऑडियंस को हमेशा क्यूरियस रखती है वो है इसके अंदर की मिस्ट्रीज। ऐसे ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं कि तुम जानने के लिए पागल रहते हो एंड जब मिस्ट्रीज खुलेंगी दैट विल शॉक यू। बट हाँ, एक और बात, ये सीरीज सबके लिए भी नहीं है बिकॉज कुछ लोगों को ये परेशान भी कर सकती है। जैसा मैंने बताया कि इसका वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जब उसे समझाया जाता है तो वो काफी हैवी लगता है क्योंकि तुम्हें एक एक डिटेल अच्छे से समझाई जाएगी। बट इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे तुम स्टोरी में आगे क्लियर रहोगे और तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ओमनिशिएंट रीडर्स व्यूअर पॉइंट। इसका नाम तो आजकल तुमने सुना ही होगा। इसे करंटली काफी रिकग्निशन मिल रही है और उसका रीजन है इसकी स्टोरी। जितना यूनिक और अजीब इसका नाम है उतनी यूनिक इसकी स्टोरी भी। क्या होता है, तुम सोचो कि तुम कोई नॉवल पढ़ रहे हो और जैसे ही तुम वो नॉवल खत्म करोगे उसी के बाद उस नॉवल के कैरेक्टर तुम्हारी दुनिया में आने लग जाएं और जो स्टोरी में हुआ था वही होने भी लगता है। पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन जिसने वो नॉवल पूरी पढ़ी है। ऐसे ही होता है इसके मेन कैरेक्टर किम दोगजा के साथ। ही इज नॉट वेरी पावरफुल बट इसकी असली पावर यही है, इसे सब आगे का पता है कि क्या होगा। अब इसकी स्टोरी थोड़ी यूनिक इसलिए भी है क्योंकि इसकी अप्रोच थोड़ी अलग है। यूजुअली क्या होता है कि कैरेक्टर्स कोई दूसरे वर्ल्ड में जाते हैं या वीडियो गेम या कोई बुक की दुनिया में फंस जाते हैं, लेकिन इसके केस में इसकी दुनिया ही वो नॉवल वाली दुनिया बन रही है एंड जो उस नॉवल का मेन कैरेक्टर था वो भी इस दुनिया में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सीरीज में दो मेन कैरेक्टर्स हैं बिकॉज पहले हमारा वाला है मेन कैरेक्टर क्योंकि हम ये नॉवल पढ़ रहे हैं और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है किम, वो जो नॉवल पढ़ रहा था उसका मेन कैरेक्टर। दैट्स व्हाई इस नॉवल के नाम में रीडर्स व्यू पॉइंट है बिकॉज हम उस रीडर के व्यू पॉइंट को देख रहे हैं। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। अब जैसे इसका नाम है वैसी ही इसकी स्टोरी भी। हमारा जो मेन कैरेक्टर है ग्रे, जो ये एक बहुत पावरफुल किंग है अपनी दुनिया में, तो वो मर जाता है।
यस, ऐसे स्टोरी स्टार्ट होती है मेन कैरेक्टर के मरने से। नाइस स्टार्ट। बट इसी के साथ तुम्हें पता ही है, जब ये सब होता है यानी कि इसेकाई वाली बकचोदी, तो अब वो एक दूसरे वर्ल्ड में इनकारनेट होता है जहाँ की दुनिया मैजिक और मॉन्स्टर से भरी हुई है। इस दुनिया में उसका नाम है आर्थर। बट एक उस पर एडवांटेज है, जैसा एमिनेंस इन शैडो में उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद था, इसे भी अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद है। यानी कि बच्चा होने के बाद भी इसके पास एक राजा का दिमाग है, तो इसलिए अब ये कोशिश करता है कि वो गलतियां ना दोहराए जो इसने पिछले जन्म में दोहराई हैं। एंड इसीलिए ये जल्दी जल्दी प्रोग्रेस भी करता है। एंड मैजिक और मैना इसके पावर सिस्टम में, जिसे बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। मैना तो तुमने शायद देखा भी होगा, बेन 10 में ग्वेन यूज करती थी। यहाँ तुम अच्छे से समझ जाओगे उसके बारे में। बेसिकली इट इज अ गुड फैमिली फ्रेंडली स्टोरी विद अ लॉट ऑफ मिस्ट्रीज एंड एडवेंचर। ज्यादा कुछ टिपिकल चीजें नहीं है। फील फ्री होकर तुम इसे एंजॉय कर सकते हो। एंड हाँ, एक और कमाल की बात कि इसकी मानवा का आर्ट बहुत ही गजब का है, तो तुम उसे आराम से पढ़ सकते हो। वैसे अगर तुम्हें इसका मानवा नहीं पढ़ना है तो तुम इसका एनिमे एडेप्टेशन भी देख सकते हो। बस अभी 2 दिन बाद ही अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो वेट नहीं कर सकता है वो तो मेरी मानो मानवा पढ़ लो, बहुत ही सही है, तुम्हें मजा आएगा। मैजिक एम्परर। तो ये कहानी एक डिमोनिक एम्परर की जिसका नाम है जो, एंड वो अपने वर्ल्ड का सबसे ताकतवर बंदा था। वो लिटरली मैजिक के पिनैकल तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद भी इसकी रियल पावर मैजिक नहीं है बल्कि इसका दिमाग है। ही इज वेरी कनिंग, वेरी स्मार्ट, दैट्स व्हाई ही इज इनविंसिबल। अब देखो, जब भी कोई टॉप पर होता है ना, तो बहुत लोग उसे नीचे गिराने का सोचते हैं, और बस ऐसे ही कुछ लोग अब प्लान प्लॉट करते हैं इसे मारने का। उन्हें पता था कि वो इसे ऐसे तो मार ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो करवाते हैं विश्वासघात। जो उसका सबसे प्रिय डिसाइबल था वो उसे अपनी तरफ कर लेते हैं, और उसके बिट्रेल से वो मर जाता है। बट पूरी तरह नहीं, ही सर्वाइव्ड। बट ट्विस्ट ये है कि वो अभी किसी और की बॉडी में चला गया, और जितनी भी उसकी पावर्स वगैरह थी ना, वो सब कुछ जा चुकी हैं। एंड नाउ वो अब बिल्कुल जीरो पे है। अब वो अपने दिमाग का यूज करके स्टेप बाय स्टेप फिर से अपने आप को उस पिनेकल तक पहुंचाएगा जहां वो पहले था। आई मीन, सोच रहे हो तुम फिर से जीरो पर आ गए हो। मतलब ये हो जाए तो पहले तो हम 2-3 दिन तक डिप्रेस्ड ही रहेंगे कि मतलब ये हुआ कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मतलब कम बैक करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल, बट नॉट फॉर दिस गाय। उसे भरोसा है अपनी स्मार्टनेस पर कि वो कुछ भी कॉन्कर कर सकता है, और जिस तरह से ये दिमाग चलाएगा दैट विल इम्प्रेस एंड शॉक यू। और इसी जर्नी में उसे अपना रिवेंज भी लेना है जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, और उसे फिर बाद में ये भी पता चलेगा कि क्यों असल में वो उसे मारना चाहते थे। और ऐसी स्टोरी जैसे आगे बढ़ेगी, धीमे धीमे और मिस्ट्रीज खुलती जाएंगी। ग्रेटेस्ट स्टेट इंजीनियर, यस, इसका नाम काफी अजीब है, एंड दैट्स व्हाई इसकी स्टोरी भी काफी अलग है। बट ऐसे का है इज ऑलवेज देयर। सो जो हमारा मेन कैरेक्टर है सोहो किम, वो एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो एक दिन दूसरी दुनिया में आ जाता है एक नोबल की बॉडी के अंदर जिसका नाम है ललॉयड। यस, वही कंपनी वाला। सो अब क्या होता है कि जिसकी बॉडी में आया है वो एक नंबर का लड़का है और बिल्कुल नकारा है, कुछ काम वगैरह नहीं करता। और वो लोग नोबल तो हैं, लेकिन उनकी फैमिली बहुत बड़े कर्जे में डूबी हुई है। अब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक सिविल इंजीनियर होता है, तो वो अपनी स्किल और नॉलेज का यूज करके वहां बिल्डिंग्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है एंड बिल्डिंग्स बनाता है, और अपनी स्मार्टनेस से दूसरों के साथ कनेक्शन भी बनाता है ताकि उसकी इस इसेकाई वाली फैमिली और फ्यूचर को थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश करता है। अब स्टोरी में काफी यूनिक जॉनरा एंड एलिमेंट्स हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, जो कि बुक की तरह नहीं दिखाई गई है कि तुम बोर हो जाओ, इस तरह से दिखाई गई है कि तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। आई मीन, इन विनलैंड सागा हमें खेती भी इस तरह से दिखाई जाती है कि हमें उसे देखकर भी मजा आता है। सो यस, अगर तुम्हें थोड़ी यूनिक और अलग टेस्ट की चीज पढ़नी है सो तुम इसे ट्राई दे सकते हो। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो वेरी फनी। मजे तो ये तुम्हें दिलाएगा, गारंटी है। वर्ल्ड्स एपोकलिप्स ऑनलाइन। अब ये जो एनिमे है ये थोड़ा सबसे अलग है क्योंकि इसका रेंज दूसरों से काफी बड़ा और ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि इसमें हमें स्पेस टाइम और टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। इसकी स्टोरी फॉलो करती है जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिंग यान हाओ। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, यहाँ तक कि दुनिया की तबाही भी। क्या होता है कि इनकी दुनिया में डीमन लॉर्ड्स का अटैक होता है और जो उन डीमंस का फाइनल बॉस होता है उससे हमारा मेन कैरेक्टर जेंग फाइट कर रहा होता है, और तभी फाइट के बीच एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पता नहीं कैसे पर वो टाइम में पीछे आ जाता है, और अब उस पर मौका है स्ट्रॉन्ग बनकर जो आने वाली डिस्ट्रक्शन है उसे रोकने का। अब मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन जैसा मैंने ऊपर बताया इसमें स्पेस टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए दूसरे यूनिवर्स और डायमेंशंस में भी ट्रेवल करता है जहाँ ये दूसरे डीमन से जाकर लड़ता है और धीमे धीमे स्ट्रॉन्ग बनता है। इसकी मानवा की आर्ट की बात करूँ तो वो बहुत गजब की है।
इनका पावर सिस्टम और वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी काबिले तारीफ है और इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे एक बार पढ़कर तुम उसमें पूरा घुस जाओगे। और हाँ, इसीलिए मैं पहली वार्निंग दे देता हूँ, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तभी ये पढ़ना, क्योंकि भाई ये एडिट कर देगी और फिर तुम छोड़ ही नहीं पाओगे इसे। तो ये थे कुछ वर्ल्ड्स एपोकलिप्स ऑनलाइन। अब ये जो एनिमे है ये थोड़ा सबसे अलग है, क्योंकि इसका रेंज दूसरों से काफी बड़ा और ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि इसमें हमें स्पेस टाइम और टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। इसकी स्टोरी फॉलो करती है जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिंग यान हाओ। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, यहाँ तक कि दुनिया की तबाही भी। क्या होता है कि इनकी दुनिया में डीमन लॉर्ड्स का अटैक होता है और जो उन डीमंस का फाइनल बॉस होता है उससे हमारा मेन कैरेक्टर जेंग फाइट कर रहा होता है। और तभी फाइट के बीच एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पता नहीं कैसे पर वो टाइम में पीछे आ जाता है और अब उस पर मौका है स्ट्रॉन्ग बनकर जो आने वाली डिस्ट्रक्शन है उसे रोकने का। अब मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं, मैजिक एम्परर। तो ये कहानी एक डिमोनिक एम्परर की जिसका नाम है जो, वो अपने वर्ल्ड का सबसे ताकतवर बंदा था। वो लिटरली मैजिक के पिनैकल तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद भी इसकी रियल पावर द बिगिनिंग ऑफ द ओमनिशिएंट रीडर्स व्यूअर पॉइंट। आई मीन इसका नाम तो आजकल तुमने सुना ही होगा। इसे करंटली काफी रिकग्निशन मिल रही है और उसका रीजन है इसकी स्टोरी। जितना यूनिक और अजीब इसका नाम है उतनी यूनिक इसकी स्टोरी भी। क्या होता है, तुम सोचो कि तुम कोई नॉवल पढ़ रहे हो और जैसे ही तुम वो नॉवल खत्म करोगे उसी के बाद उस नॉवल के कैरेक्टर तुम्हारी दुनिया में आने लग जाएं और जो स्टोरी में हुआ था वही होने भी लगता है। पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन जिसने वो नॉवल पूरी पढ़ी है। ऐसे ही होता है इसके मेन कैरेक्टर किम दोगजा के साथ। ही इज नॉट वेरी पावरफुल बट इसकी असली पावर यही है, इसे सब आगे का पता है। ट्रीज। अब जो ये वेब नॉवल है ये भी बहुत टॉप की है, इसे भी गोट का दर्जा दिया जाता है एंड कुछ फैंस का ये भी मानना है कि ये रेवरेंड इंसैनिटी से भी बेहतर है। इसका प्लॉट भी वैसे ही है सिकाए वाला। हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है जो मिंगरोई, वो एक दूसरे विक्टोरियन एरा वर्ल्ड में आ चुका है एज क्लेन मोरेटी। बट द स्पेशल थिंग अबाउट दिस सीरीज ये काफी डिटेल में हमें हर एक चीज दिखाता है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग काफी कॉम्प्लेक्स और खतरनाक है एंड तुम देखकर ही बता सकते हो क्योंकि इसके ऑथर ने इसे अच्छे से रिसर्च करके बनाया है। जैसे एरा की राइटर ने बात की है, उन्होंने उसे हमें एक एक डिटेल के साथ वैसे ही एग्जैक्टली पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, जिससे कि स्टोरी काफी रियलिस्टिक भी लगती है। इसके कैरेक्टर्स भी काफी अच्छे से डिटेल में लिखे गए हैं। रेवरेंड इंसैनिटी। This novel is considered as the greatest web novel of all time. जैसे बजक को मांगा में गोट कहते हैं, ऐसी मानवा में इसे गोट कहते हैं। The world building, the characters, the philosophy are amazing. और इसका जो मेन कैरेक्टर है फेंग वैन, वो इतना ज्यादा फेमस है कि तुमने चाहे इस मानवा का नाम सुना हो या ना हो, तुमने फेंग वैन का नाम जरूर सुना होगा। मैंने पहले ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं देखा जिसकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है। सिर्फ नॉवल पढ़कर उसके कैरेक्टर को जानकर लोग इसके फैन बने हैं। इसका इम्पैक्ट देख रहे हो तुम, और वो इसलिए भी बिकॉज इसका ऑरा, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इसकी फिलॉसफी सब टॉप नॉच है। और ऊपर से इसके कोट सुनकर तुम्हें गूज बम्स आ जाएंगे। आई हैड वंस स्क्रीम्ड। तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं और मैंने अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस नोएडा से वाला इंसिडेंट आ रहा है जहां पर एक पर्सन जो कि लैम्बोर्गिनी कार को चला रहे थे, ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड दो पेवमेंट में बैठे हुए वर्कर्स को वो जाकर हिट कर दिए। और भाई उनका रिएक्शन को देखकर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप ये क्लिप देख लो। क्या भाई स्टंट ज्यादा स्टंट लिए
स्टैंड गाड़ी सीख लिए हो? कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर। तो क्या देख उधर, पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ भैया, अभी तुम्हारा गाड़ी। अभी बताया जा रहा है कि बोथ द वर्कर्स को काफी ज्यादा इंजरी आया था एंड दे हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड करेंटली पुलिस ने ये ड्राइवर को ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया एंड कार को भी वो सीज कर लिया। बताया जा रहा है कि ये जो अक्यूज्ड है ही इज अ कार डीलर। पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि ये पर्सन कार को बाहर लेकर गए थे चेक करने के लिए एंड टू डू सम शॉपिंग एंड जब वो वापस जा रहे थे कार ओनर को वापस देने के लिए गाड़ी, तो ड्यू टू हाई स्पीड ही लॉस्ट कंट्रोल एंड पेवमेंट में वो कार चढ़ा दिए जहां पर दो वर्कर्स थे एंड ही हिट बोथ ऑफ देम। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया के बारे में। तो रणवीर अलाबादिया अपने कमबैक के बारे में बात किए। यस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके अपने टीम एंड फैमिली को थैंक यू बोले कि इतने टफ टाइम्स में वो उनके साथ रहे एंड वो अपने यूट्यूब चैनल में एक न्यू वीडियो पोस्ट करके ऑडियंस से रिक्वेस्ट किए एक अपॉर्चुनिटी का एंड आगे से वो अश्योर किए कि ऐसे गलती उनके तरफ से कभी नहीं होगी। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। जाना है कि इतने सारे भारतीय हमें परिवार का एक सदस्य मानते हैं। 9 अक्टूबर 2012 धर्मास्थला टाउन, बेलथानगढ़ी। सौजन्या सुबह 7:30 बजे ही कॉलेज के लिए घर से बिना कुछ खाए और बिना टिफिन लिए निकल गई थी, क्योंकि उस दिन अभिधावा नवमी थी, इसलिए उसकी तैयारी के चलते सौजन्या की मां को नाश्ता बनाने में देर हो गई थी। उजरे के एसडीएम कॉलेज में पढ़ने वाली सौजन्या उस दिन भी दोपहर 3:45 पर कॉलेज से बस पकड़कर घर के लिए निकली। उस बस में उसके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स भी मौजूद थे। 4 बजे नेत्रावती बस स्टॉप पर उतरने के बाद वो अपने घर की ओर पैदल चल दी, जो वहां से लगभग 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। उसी रास्ते में पढ़ने वाले प्राकृति हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने भी सौजन्या को जाते हुए देखा था। लगभग 4:15 पर रास्ते में नेत्रावती स्नान घाट के पास उसके मामा विट्ठल गौड़ा अपोजिट डायरेक्शन से अपनी जीप में आ रहे थे, जो सौजन्या को देखकर रुक गए और उससे थोड़ी बातचीत कर उसका हालचाल लेकर चले गए। ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಳೆಗೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। यही वो आखिरी पल था जब सौजन्या को किसी ने जिंदा देखा था। जब शाम 6 बजे तक भी सौजन्या वापस नहीं लौटी तो उसकी मां को चिंता सताने लगी और उन्होंने फौरन सौजन्या के पिता को इस बारे में बताया। सौजन्या के पिता ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सौजन्या के दोस्तों को कांटेक्ट कर अपनी बेटी के बारे में पता करना शुरू किया, यह सोचकर कि शायद वो उनमें से किसी के घर चली गई हो। लेकिन किसी को भी सौजन्या के बारे में कोई खबर नहीं थी। उसके क्लासमेट्स ने यह भी बताया कि वो रोज की तरह बस स्टॉप पर उतर अपने घर को चली गई थी। शाम के 7 बज गए थे और अंधेरा गहराता जा रहा था। सौजन्या के ना मिलने की खबर जब पूरे गांव में फैली तो लगभग 300 लोग सौजन्या को खोजने के लिए उसके पिता के साथ इकट्ठा हो गए। सभी लोग बस स्टॉप से लेकर घर तक जाने वाले रास्ते, गली नुक्कड़, हर जगह सौजन्या को खोज रहे थे। गांव का शायद ही कोई कोना बाकी होगा जहां सौजन्या को ढूंढा ना गया हो। 4 घंटे तक खोजने के बाद भी जब कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो सौजन्या के पेरेंट्स और बाकी गांव वाले रात 11 बजे बेलथानगढ़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे और सौजन्या की फोटो देते हुए पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने पहले कंप्लेंट लिखने में तो आनाकानी करी, लेकिन भीड़ के दबाव में उन्हें कंप्लेंट अंडर FIR नंबर 250/2012 रजिस्टर कर ली। लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर उनकी बेटी अगले दिन तक घर नहीं लौटी तभी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। आधी रात हो चुकी थी और तेज बारिश भी शुरू हो गई थी, जिस वजह से सौजन्या को तलाश करने में मुश्किल हो रही थी। मजबूरन सबने फैसला लिया कि सुबह होते ही फिर से खोज शुरू की जाएगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि अगली सुबह इस रात से ज्यादा काली होने वाली थी। नेक्स्ट डे 10 अक्टूबर 2012 की सुबह सौजन्या के पेरेंट्स और गांव के लोगों ने फिर से सौजन्या को ढूंढना शुरू किया। ನಾವು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸದಾ 300 ರಿಂದ 400 ಜನ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ। 2 घंटे बाद सुबह 8 बजे कुछ गांव वालों को झाड़ियों के पास एक पेड़ के नीचे एक लड़की की लाश मिलती है। उसके हाथ नीले शॉल से पेड़ से कस के बंधे हुए थे, शरीर से आधे कपड़े फटे हुए थे और हर जगह गहरे जख्म और चोट के निशान थे। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर उसके प्राइवेट पार्ट्स को मिट्टी की मोटी परत से ढका गया था। बेरहमी से की गई दरिंदगी और हत्या की कहानी बयां करती है कि वो लाश सौजन्या की थी। अब मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसमें हर एक बात पर गौर करिएगा, क्योंकि इसी में सवाल भी छुपे हैं और जवाब भी। सौजन्या की लाश जहां मिली उस जगह पर गांव के लोग पहले भी खोजने आए थे, लेकिन तब उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो लाश सौजन्या की थी। अब मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसमें हर एक बात पर गौर करिएगा, क्योंकि इसी में सवाल भी छुपे हैं और जवाब भी। सौजन्या की लाश जहां मिली उस जगह पर गांव के लोग पहले भी खोजने आए थे, लेकिन तब उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी
कि पूरी रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन ना तो सौजन्या की बॉडी गीली थी और ना ही वहां पड़ा उसका बैग या किताबें। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सौजन्या की हत्या कहीं और की गई थी और बाद में इस जगह बॉडी को प्लांट कर दिया गया था। और यह जो क्राइम सीन था वो सौजन्या के घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। सौजन्या का छाता और एक पांव की चप्पल भी मिसिंग थी। गांव की बेटी का ये हश्र देख हर किसी के दिल में गुस्सा भर चुका था। हर आंख में आग थी और हर जुबां पर एक ही शब्द था, इंसाफ। सभी चाहते थे कि गुनहगार पकड़ा जाए और उसे ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि सौजन्या की लाश मिलने के सिर्फ एक दिन बाद 11 अक्टूबर 2012 को गांव के 5 लोग एक आदमी को बुरी तरह से पीटकर पुलिस के हवाले करते हैं और कहते हैं कि यही वो शख्स है जिसने सौजन्या के साथ गलत काम कर उसका कत्ल किया है। वो शख्स था संतोष राव। दलील यह दी गई कि वो रात के अंधेरे में धर्मस्थला के फेमस बाहुबली स्टैचू के पास सीढ़ियों में अकेला बैठा था, जो क्राइम सीन से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है। जब उन्होंने उससे पूछा कि वो यहाँ अकेला क्या कर रहा है, तो वो डर के भागने लगा। इसलिए जब शक होने पर उन लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह केस यहाँ तक जितना सिंपल दिख रहा है, असल में इस कदर उलझा हुआ है कि आज 12 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी सौजन्या को इंसाफ नहीं मिला। कहने को तो अपराधी अगले दिन पकड़ा गया, लेकिन सोचिए, पुलिस, सीआईडी और सीबीआई जैसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हाथों से गुजरने के बावजूद भी आज तक किसी को सजा नहीं मिली। इस वीडियो को देखकर आपका खून खौल उठेगा, बिकॉज ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक कवर अप है, जिसमें हर नए मोड़ के साथ इंसाफ और दूर होता गया। क्योंकि यह सिर्फ सौजन्या की कहानी नहीं है। धर्मस्थला में बीते दशकों में 400 से भी ज्यादा केसेस आज तक अनसॉल्व्ड हैं, क्योंकि आंखों के सामने सबूत होते हुए भी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। इसमें सौजन्या की तरह 90 से भी ज्यादा केसेस लड़कियों और महिलाओं से जुड़े हैं, जहां हर बार या तो सच को दबा दिया गया या फिर मिटा दिया गया। वेलकम टू द शो, माय नेम इज शाश्वत एंड यू वाचिंग द केस ऑफ सौजन्या। इस केस को कवर करने के लिए हमें ढेरों मैसेजेस और मेल्स आए। जब हमने रिसर्च करनी शुरू की तो ये सामने आया कि जिसने भी इस केस के बारे में बोलने की हिम्मत की, उसके खिलाफ या तो एफआईआर हो गई या फिर कोर्ट से तुरंत स्टे ऑर्डर आ गया। अपने देश की कोर्ट तो वैसे भी माशाल्लाह है, जो पेंडिंग पड़े हजारों केसेस की सुनवाई में सालों गुजार देती है, लेकिन जब बात पावरफुल लोगों या पैसे वालों की होती है तो ये तुरंत एक्टिव भी हो जाती है। साल 2023 में इशू हुए कोर्ट के स्टे ऑर्डर के चलते हम इस केस से जुड़े कुछ पात्रों के असली नाम नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी पास्ट में असली नाम लेकर आगे बढ़ा उसके वीडियोस या तो हटा दिए गए या फिर लीगल नोटिस भेज दिया गया। लेकिन सच को दबा देने से वो मिट नहीं जाता है, और अक्सर जो दिखाया नहीं जाता वही सबसे ज़रूरी होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। कर्नाटका के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से टाउन श्रृंगेरी का रहने वाला संतोष राव दिमागी रूप से बीमार था और इस घटना से लगभग 6 साल पहले से ही उसका इलाज चल रहा था। वो श्रृंगेरी के ही होटल में काम करता था जहां से उसे निकाल दिया गया था, और वो कुछ दिनों पहले 9 अक्टूबर 2012 को ही धर्मस्थला आया था। यह वही तारीख है जिस दिन सौजन्या गायब हुई थी। संतोष को अपने पहनावे और हुलिये के चलते ठहरने के लिए जब कोई होटल या लॉज में रूम नहीं मिला तो वो बाहुबली स्टैचू के पास ही सीढ़ियों में रात गुजारता और श्री मंजुनाथ मंदिर में प्रसाद खाकर पेट भरता। 11 अक्टूबर 2012 की शाम 5 बजे वो वहीं सीढ़ियों पर बैठा हुआ था जब वही 5 लोग उसे उठाकर ले गए और पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी बिना क्रॉस एग्जामिनेशन किए उसे अरेस्ट कर लिया। यह खबर जब संतोष राव के पिता तक पहुंची, जो पेशे से टीचर थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को लग रहा था कि मुजरिम पकड़ा गया और सौजन्या को इंसाफ मिल गया, लेकिन असलियत में तो गुनहगारों को बचाने के लिए बहुत बड़ा खेल रचा गया था, जिसमें खुद को जनता के सेवक बताने वाले लोगों के तार जुड़े थे। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर उन्होंने सिर्फ सच को दबाया ही नहीं, बल्कि कानूनी दांव पेच का ऐसा जाल बुना ताकि कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता। लेकिन कहते हैं कि हर सच सिर्फ नाम का मोहताज नहीं होता है, जख्म भर भी जाए तो भी दर्द गवाह होता है। अब इस कवर अप को समझने के लिए सबसे पहले सौजन्या के पोस्टमार्टम में की गई गड़बड़ी को सिंपल वे में समझते हैं। 10 अक्टूबर 2012 को ही सौजन्या की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए बेलथानगढ़ी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेज दी गई थी, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एडम और डॉक्टर रेशमी ने ऑटोप्सी कंडक्ट की।
पोस्टमार्टम हमेशा प्रॉपर लाइटिंग में किया जाता है, लेकिन इस केस में पूरा प्रोसेस डिम और पुअर लाइटिंग में किया गया। इनफैक्ट ऑटोप्सी की वीडियोग्राफी तक नहीं की गई। सौजन्या की बॉडी के लगभग हर हिस्से में गहरे चोट के निशान थे। साथ ही गर्दन पर 7 इंच लंबा स्ट्रैंगुलेशन मार्क था, क्योंकि सौजन्या के साथ हैवानियत करने के बाद उसका उसी के कॉलेज आईडी कार्ड के नायलॉन स्ट्रैप से गला घोट दिया गया था। ऐसे सिनेरियो में विसरा यानी बॉडी के लार्ज ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लिवर, किडनी को कलेक्ट कर फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, लेकिन सौजन्या के केस में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हेयर, ब्लड और सीमेन सैंपल्स को कलेक्ट कर फॉरेंसिक लैब भेजा जाना था, और यह केस के लिए सबसे क्रूशल था। ध्यान दीजिएगा, यह तारीख थी 10 अक्टूबर 2012, लेकिन जब पुलिस ने ये सैंपल फॉरेंसिक लैब को फॉरवर्ड किए तो वो डेट थी 18 अक्टूबर 2012। एक ऐसे केस में जिसमें हर घंटा इंपॉर्टेंट था, जिस सैंपल को एट मैक्स 72 आवर्स के अंदर भेजना था, उसमें 8 दिन लगा दिए गए। नतीजा, सैंपल्स कंप्लीटली डैमेज्ड हो गए। जिन सैंपल से सच सामने आना था, उन्हीं सैंपल्स के टेस्ट रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव आए। सबूत था, पर उसे मिटाने का पूरा इंतजाम भी था। अब यहाँ से हम इस केस में पुलिस के रोल के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टिगेशन में जानबूझकर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को नज़रअंदाज किया गया। हम बात करेंगे स्पेशली इस केस को देख रहे पीएसआई योगेश कुमार की। सौजन्या के प्राइवेट पार्ट्स को कई इंच मोटी मिट्टी से डालकर ढका गया था। यह मिट्टी उसी जगह की थी जहां सौजन्या की लाश मिली थी, इसलिए क्राइम सीन की बारीकी से जांच बेहद ज़रूरी थी। लेकिन पुलिस ने क्या किया? ना तो वहां डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, ना कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट लाए गए। इनफैक्ट क्राइम सीन की कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी तक नहीं करवाई गई। सो ना सैंपल्स बचे और ना ही क्राइम सीन पर मिल सकने वाले एविडेंस। 12 अक्टूबर 2012 को संतोष राव का मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। जब पुलिस ने संतोष को हिरासत में लिया तो उसके शरीर पर 17 चोटों के निशान थे। पहले पुलिस ने यह कहा कि यह चोट सौजन्या ने अपने नाखून से उसे दी है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सौजन्या के किसी भी नाखून में संतोष का डीएनए तक नहीं मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, सौजन्या के प्राइवेट पार्ट्स और क्राइम सीन की मिट्टी के कोई भी ट्रेसेस संतोष के कपड़ों में नहीं पाए गए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला था जो संतोष को मुजरिम ठहरा सके। ऊपर से उसकी मेडिकल रिपोर्ट में एक और बात सामने आई। संतोष राव फिमोसिस से सफ़र करता था, जो मेल के प्राइवेट पार्ट की स्किन से जुड़ी एक कंडीशन है, और इससे सफ़र कर रहे शख्स के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करना बेहद पेनफुल होता है। ऐसे में जिस ब्रूटैलिटी का आरोप उस पर लग रहा था, वो तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं था। कहानी यहीं पर ही नहीं रुकी, क्योंकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि 13 अक्टूबर 2012 को संतोष राव कन्फेस कर उन्हें उस स्पॉट पर ले गया जहां उसने सौजन्या का मर्डर किया था, और वहीं से उन्हें सौजन्या का अंडरगारमेंट भी मिला। अब इससे पहले कि आप किसी जजमेंट पर पहुंचो, आप ज़रा इन 2 इंटरव्यू को सुनो, जिसमें सौजन्या की माँ और संतोष राव के भाई ने कुछ और ही हकीकत बताई है। ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪು ಉಲಾಯ್ದವ ಡ್ರೆಸ್ ಉಲಾಯ್ತಿ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂದು ಹತ್ತಿರ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೇನೆ ತೊಜ್ಪ ಇಂಜಿನ ಭಾರತ ಇನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೇರು. ಅವನೇನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯಾರ ಒಪ್ಕೋ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು 4 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ 4 ಜನರಲ್ಲಿ 4 ಜನರು ಅನ್ಸ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅನ್ಸ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜಬ್ಬನನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ। सौजन्या का क्राइम सीन पर मिला अंडरगारमेंट एक्चुअली में पीएसआई योगेश कुमार ने सौजन्या के घर से लेकर प्लांट किया था, और संतोष का कन्फेशन भी जोर ज़बरदस्ती से लिखवाया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने एविडेंसेस को जानबूझ के इग्नोर कर स्टेप बाय स्टेप इस पूरे केस को डिमोलिश किया था। पुलिस ने रास्ते में पड़ने वाले प्राकृतिक चिकित्सालय, जो क्राइम सीन से मात्र 300 मीटर ही दूर था, उसके गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरा और बस स्टैंड पर लगे 360 डिग्री कैमरा की फुटेजेस को कलेक्ट ही नहीं किया। और यह बात पीएसआई योगेश कुमार ने खुद कोर्ट में एक्सेप्ट भी की। क्राइम सीन पर एक पेपर चिट भी पड़ी मिली थी, जिसमें 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। उसे ना ही एविडेंस लिस्ट में डाला गया और ना ही हैंड राइटिंग मैच करवाई गई। पुलिस को सौजन्या की घड़ी भी मिली थी, जो 2:15 पर बंद हुई थी। अब यह वक्त दिन का था या रात का, यह तो क्लियर नहीं है। फिर भी इसे फॉरेंसिक लैब नहीं भेजा गया। पुलिस ने इतने बड़े फैक्ट को नज़रअंदाज कर दिया कि जब पूरी रात बारिश हुई थी तो फिर सौजन्या की बॉडी, उसका बैग, उसकी बुक्स क्यों नहीं भीगे थे। सौजन्या के साथ बस से आने जाने वाले स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स और टीचर से भी पूछताछ क्यों नहीं की गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट,
सौजन्या की बॉडी से 2 अननोन पर्सन के डीएनए मिले थे, लेकिन उस डीएनए को उन लोगों से मैच क्यों नहीं किया गया जिन्होंने सबसे पहले संतोष राव को पकड़ा था। इन सभी पॉइंट से ये साफ जाहिर था कि पुलिस ने असली कातिलों को बचाने के लिए संतोष राव को बलि का बकरा बनाया था। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सरेआम आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, लेकिन सच लोगों को नजर आने लगा था। यहाँ तक सौजन्या के घर वालों ने भी इस के पीछे संतोष राव का हाथ मानने से इनकार कर दिया था। लोगों में बेहद गुस्सा था और इसी प्रेशर के चलते कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने 1 महीने बाद ही नवंबर 2012 को यह केस सीआईडी को सौंप दिया। सिंस पुलिस ने तो पहले से ही एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन को खोखला कर दिया था, इसलिए ज़रूरत थी एक नए सिरे से जांच की। सीआईडी ने कई विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए, जिसमें से पहला स्टेटमेंट आरटीसी की बस सौजन्या की क्लासमेट और दोस्त जानवी का था। जानवी ने बताया कि 9 अक्टूबर की दोपहर लगभग 3:45 पर उन्होंने कॉलेज से केएसआरटीसी की बस बोर्ड की और अराउंड 4 बजे सौजन्या नेत्रावती बस स्टॉप पर उतर गई। सभी स्टेटमेंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था मिस वर्षा का। वर्षा सौजन्या के क्लास में ही पढ़ती थी और 9 अक्टूबर की दोपहर लगभग 1:15 पर कॉलेज जाते वक्त उसने उसी रास्ते पर 2 लोगों को देखा था, जिसमें से एक आदमी मोटर बाइक पर बैठा था और दूसरा आदमी वहां खड़ा मोटर बाइक वाले शख्स से कह रहा था कि इस जगह पर कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये 2 आदमी जहाँ खड़े हैं वो क्राइम सीन के पास वाली सड़क है। सौजन्या की बॉडी पर मिले अननोन डीएनए सैंपल, क्राइम सीन के पास नजर आई ये सस्पेक्ट और सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन भी यही इशारा कर रही थी कि असली मुजरिम कोई और है। सौजन्या के घर वालों को यकीन था कि इसके पीछे उन्हीं 5 लोगों का हाथ है जिन्होंने संतोष राव को पकड़ा था, इसलिए उन्होंने सभी के खिलाफ नामजद कंप्लेंट फाइल कर दी। लोगों के साथ रिलीजियस लीडर्स का भी प्रेशर था, इसलिए सीआईडी ने उन सभी 5 एक्यूज्ड को समन किया, जिसमें से एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर का रिलेटिव था, लेकिन उसने अपने पासपोर्ट, वीज़ा और बैंक डिटेल सबमिट कर यह प्रूव कर दिया कि क्राइम के वक्त वो इस देश में था ही नहीं और इसी बिहाफ पर उसे सारे आरोपों से बरी कर दिया गया। अब बाकी बचे 4 एक्यूज्ड के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस केस की तस्वीर बदलेगी, कोई सच सामने आएगा